अच्छा, जब अग्रीमेंट होगा उसके बाद क्या आएगा? अगर ये अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑफर कितने तरह का होता है, हमने क्या देखा था? क्रॉस ऑफर, इन्विटेशन, स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, जनरल, स्पेसिफिक, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्रॉस, काउंटर ऑफर हम लोग कहाँ देखा था? एक्सेप्टेंस के चैप्टर में। इतना समझ में आया था? चलो ठीक है। और क्या? एक्सप्रेसली जब मेंशन करे, बोल के, लिख के, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट होता है। ठीक है, और क्या था? और क्या पढ़ा अभी तक? मैम तो एक्सप्रेस कंडक्ट ये ऑफर जो है वो तो इम्प्लाइड मतलब किया जाएगा। नहीं, इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट, जिसमें आप अपने मुंह से साफ बोलते नहीं हो, लिख करके नहीं देते हो, आपके कंडक्ट से पता चल जाता है। ठीक है, एक्सप्रेस में आप साफ बोलते हो, लिखते हो, या अगर आप किसी को इवन व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी मैसेज डालते हो तो ये एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और बाय कंडक्ट आप यहाँ आ रहे हो पढ़ने के लिए तो ये बोल तो नहीं रहे मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ कि ऐसा ऐसा तो बोले नहीं, आप अपने आप आगे पढ़ने, ये इम्प्लाइड है। ठीक है, और क्या देखा? पार्टीज। पार्टीज में क्या देखा था? कॉम्पिटेंसी। पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे कॉम्पिटेंसी होगी? मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए और लीगल फॉर्स होना चाहिए। मेजर, साउंड माइंड और लीगली क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आप समझ गए थे डिटेल में। बचा कंसिडरेशन। फ्रेश टॉपिक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? 2D। और फिर तब 25 क्या कहता है? जहाँ पे कंसिडरेशन ना हो फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है कि कंसिडरेशन जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट होने के लिए। ठीक है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D को हम साथ पढ़ेंगे, रेड विथ सेक्शन 25। ठीक है, एक वर्ड आपको बताया था न्यूडम पैक्टम, याद है? इवनिंग में बताया था, मॉर्निंग में भी बताया था। ठीक है, 2D में इसकी डेफिनेशन दी हुई है और 25 ये बोलता है कि अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, तो जो अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के होते हैं वो वॉइड होते हैं, वो वॉइड होते हैं। इसे कहते हैं न्यूडम पैक्टम। न्यूड पैक्ट, न्यूड पैक्ट जिसका कोई मतलब नहीं है। इन द आई ऑफ लॉ कंसिडरेशन होना ही चाहिए, किसी भी मैटर में कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, बिना कंसिडरेशन के कोई अग्रीमेंट क्रिएट नहीं होगा, अगर होता है तो वो वॉइड होता है। लेकिन हर एक जनरल रूल का एक एक्सेप्शन होता है। एक या 3-4 एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सप्रेसली तो 3 है। सेक्शन 25 में एक्सप्रेसली सेक्शन एक्सेप्शन 3 है, लेकिन इसके आगे भी एक्सेप्शन है, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ से जो बुक देते हैं वो देना जरा। हाँ मतलब हाँ हाँ नहीं, ये जो यहाँ पे
कॉम्पिटेंसी में क्वालिफाइड था वो अलग है, ठीक है। मतलब उसमें कोई शर्त ना हो, ठीक है, वो बेशर्त हो, जैसा उसने बोला वो वही होना चाहिए। एब्सोल्यूट मीन्स पूरे वो टर्म को पूरा करता हो, ठीक है। आप सेक्शन 2D देखेंगे, देखेंगे तो किसी के पास बेयर एक्ट है? नहीं है, ये बुक ही निकाल दो, फिर बुक ही आपकी बेयर एक्ट है। फिर सेक्शन 2D में लिखा हुआ है कंसिडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। फर्स्ट इसका एसेंशियल है कि ये प्रोमिजर के डिजायर पर होता है। मैम पेज नंबर कौन सा? 12। कंसिडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। प्रोमिजर ने जो कहा वही कंसिडरेशन आया, उसके बिना कहे अगर किसी ने कंसिडरेशन दिया तो वो वैलिड होगा? कंसिडरेशन नहीं होगा। आप लोगों में से किसी ने पूछा था ये केस केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का, तो वो दूसरा मैटर था। अब इसमें एक प्रॉब्लम बनती है, ये आप एग्जाम्पल देखो पेज नंबर 12 के ऊपर दूसरे साइड में। शेयर नहीं, क्यूरी वर्सेस मिसानी शेयर कर लो, वो बीच में रख लो, आप शेयर कर लो। तो उसमें देखिए प्रॉब्लम अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, एग्जाम्पल ए पढ़िए पढ़िए। Movement promised to subscribe Rs 500 to a fund to rebuild a mosque and no steps were taken to rebuild the mosque. It was held that the promise was without consideration and that the subscriber was not liable. किसी ने कहा कि आप ये काम स्टार्ट करो, मैं उसमें फंड दूंगा, ठीक है। अगले ने काम, किसी ने कहा, ए ने कहा बी से आप यहां पे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, मैं इसका फंड दूंगा, तो ये अग्रीमेंट हुआ? क्यों? नहीं नहीं, इसने बोला ओके, इसने बोला कि आप ये वर्क स्टार्ट करो, मैं पैसे दूंगा, इसने बोला ओके, तो हुआ? क्यों? कंसिडरेशन नहीं मिला, कंसिडरेशन इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं मिला। हम इसमें है, ये आप लास्ट लाइन देखना, वन की जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें वन की जो लास्ट लाइन है उसमें देखना, द प्रॉमिस टू पे सब्सक्रिप्शन टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन would have been without consideration if no liability had been incurred and nothing substantial had been done by the trust or the organization on the faith of the subscriber's promise। ठीक है, इसमें क्या है मासूम अली वाले केस में, और इसी का जस्ट उल्टा आएगा केदारनाथ वाले केस में। इसमें क्या था, बी ने कुछ वर्क स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, वर्क स्टार्ट नहीं किया था, इस वजह से ये अग्रीमेंट नहीं माना गया। और केदारनाथ वाले केस में इसने बोला कि आप ये वर्क स्टार्ट कर दो, मैं आपको पैसे दूंगा, और इस बंदे ने वर्क स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, इसलिए उसको अग्रीमेंट माना, उसका नुकसान हुआ उसमें, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम स्टॉपेल में भी देखे थे। क्या देखे थे? स्टॉपेल में देखा था कि उसने प्रॉमिस किया, मतलब काम स्टार्ट किया, देन आफ्टर उसने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। मैंने काम स्टार्ट कर दिया लेकिन वो ब्रेक आ रहा था काम में, जैसे उसके चलते काम रुकना है। हाँ, वो उसमें उसका भी काम था। क्या था, डिक्लेरेशन हुआ था,
एक पार्टी की तरफ से डिक्लेरेशन हुआ था, दूसरी पार्टी ने उस पर रिलाई किया, रिलायंस दिया और अपनी पोजीशन को अल्टर किया, ठीक है। तब अब इस पार्टी को इस बात से डिनाई नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि फिर इसका नुकसान होगा इस पार्टी को जिसने अल्टर किया अपना पोजीशन, ठीक है। तो उसमें भी सेम यही केस है। केदारनाथ वाले केस में ऊपर वाले केस में है ए में कि उसने कोई वर्क स्टार्ट नहीं किया था, बी वाले में है कि उसने वर्क स्टार्ट कर दिया था। आप देखिए, इन अनदर केस ऑफ सिमिलर नेचर वेयर द सेक्रेटरी हैड एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस एंड इनकर्ड अ लाइबिलिटी, द कोर्ट इन्फोर्स द क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द प्रॉमिस। उसने लाइबिलिटी ले ली थी, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अग्रीमेंट माना गया था। फर्स्ट वाले केस में उसने कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं किया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद से फिर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाते हैं कि कंसिडरेशन प्रोमिजी ही देता है, ठीक है। 2D में जो लिखा है कि कंसिडरेशन प्रोमिजी ही देता है, और एक वर्ड है प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। सेक्शन 2D में एक वर्ड है प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। मतलब कंसिडरेशन प्रोमिजी भी दे सकता है और कोई और पर्सन भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या होता है कि केवल प्रोमिजी ही कंसिडरेशन देता है, ये लोग नहीं देते हैं, कोई और नहीं दे सकता है, ठीक है। डिजायर किसके डिजायर पर मूव होगा? प्रोमिजर के। कौन देगा? प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ प्रोमिजी देता है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे उसके घर वाले या कोई और नहीं दे सकता है। इसी के बाद आता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ठीक है। एक वर्ड होता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड होता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है मतलब यही आदमी, ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्या ये इसके ब्रीच पर सू कर सकता है? नो यस की बात नहीं है कि दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि क्या ये सू कर सकता है। ये तो स्ट्रेंजर है, इस कॉन्ट्रैक्ट की ना पार्टी है ना कंसिडरेशन की पार्टी है, ठीक है। या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है लेकिन कंसिडरेशन की पार्टी है, या कंसिडरेशन की पार्टी नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, हो सकता है ऐसा। तो पढ़ा है ना। तो ये जो है, अब क्वेश्चन है कि क्या ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन सूट कर सकता है या इस पर सूट किया जा सकता है, क्योंकि पार्टीज ही करती हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। दो पार्टीज होती है ना, पार्टीज के बीच में होता है ए एंड बी। किसी एक ने ब्रीच किया तो दूसरा उस पर सूट कर सकता है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है, या किसी ब्रीच पे डैमेजेस लेने के लिए या कुछ भी। तो इंग्लिश लॉ में क्या बोलते हैं कि केवल प्रोमिजी ही कंसिडरेशन देता है, कोई और नहीं देता है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, 2D में लिखा है एक वर्ड प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, दोनों ही दे सकते हैं। तो इस पर एक केस है चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया। आप ये इसका फैक्ट देखिए, पेज नंबर 12 के सबसे नीचे। इन दिस केस ए बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with her direction that the daughter should pay an annuity to A's brother as had been done by A। इसमें क्या सिचुएशन है? ए ने क्या किया? बोलो, अरे पढ़ के बोलो। ए की कोई डॉटर है, कौन है डॉटर? कुछ लिखा है? हाँ हाँ, इसीलिए बोल रही है कि इसको पढ़ो, ऐसे नहीं। In this case, A by a deed of gift made over certain property to her daughter।
इसको डी मान लेते हैं डॉटर को, ठीक है। इसको कुछ प्रॉपर्टी दी बाय डीड ऑफ गिफ्ट, ठीक है, with a direction that the daughter should pay an annuity to A's brother as had been done by A। ये कंडीशन लगा दिया कि डॉटर जो है हर साल A का जो भाई है B है ब्रदर, इसको एन्युटी देगी जैसा कि A दिया करता था। अब क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी जब वो अपनी बेटी को दे दिया तो मेरे कहा कि मेरे पास अब कुछ है नहीं मैं एन्युटी देने का, इसलिए तुम देना मेरे भाई को, ठीक है। इस केस में पार्टी कौन है? ठीक है। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर अग्रीइंग टू पे द एन्युटी। इसी दिन डॉटर ने बी से अग्रीमेंट किया कि यस मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग टू पे द एन्युटी। द डॉटर डिक्लाइन टू फुलफिल हर प्रॉमिस एंड द ब्रदर सूट टू रिकवर द अमाउंट। डॉटर फिर वो पैसे देने से मना कर देती है और ये जो ब्रदर है इस कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर था, ये सूट फाइल करता है इसकी रिकवरी के लिए, ठीक है। द डिफेंडेंट सिस्टर, मतलब सिस्टर कौन है इसमें? वो तो डॉटर है। बी की सिस्टर है, हाँ बी की सिस्टर ही तो हुई। द डिफेंडेंट सिस्टर कंटेंडेड दैट नो कंसिडरेशन फ्रॉम द ब्रदर, कि ब्रदर की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं था, ठीक है। ये बी की सिस्टर क्या थी? मैम एज ब्रदर लिखा है ना? एज ब्रदर। हाँ ए की ब्रदर, ए का ये ब्रदर है, चाचा भतीजी में। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, ये ऐसा केस बुक में नहीं दिया था लेकिन शायद इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, आगे देखते हैं तभी समझ में आ जाएगा। किसी कोई प्रॉपर्टी अपने डॉटर को दिया और फिर उसको बोला कि मेरे भाई को तुम मतलब वो पैसे देते रहना, और उसके भाई की जो सिस्टर है वो सू कर रही है डॉटर। ऐसा लग रहा है ना इससे शब्द देख करके, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी इस सिस्टर को मान लेते हैं अभी डी ही, ठीक है। तो ये कहती है कि इसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ, ठीक है, इसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ, ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं दूंगी, ऐसा बोलती है ये, ठीक है। Defendant contended that no consideration from the brother and that he being the stranger to the consideration, ये word थोड़ा highlight कर लेना, stranger to the consideration had no right to sue। ये कहती है कि B जो है वो stranger to consideration है, ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, इस वजह से बी के पास कोई राइट नहीं है सूट फाइल करने का, ठीक है। मैं नहीं दूं क्या मर्जी, ए को करना चाहिए था सूट फाइल, क्यों बी कर रहा है, ठीक है। हेल्ड, ये कोर्ट ने कहा, हेल्ड इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिजी होगा, प्रोमिजी हिमसेल्फ, इस वजह से, ठीक है, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन की वजह से। दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिजी हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सपोर्टेड इवन बाय अ कंसिडरेशन फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द प्रोमिजी। हाँ, देयरफॉर द ब्रदर वाज एंटाइटल्ड टू मेंटेन द सूट, और इसमें जो सिस्टर वर्ड है उसको थोड़ा काट देना, उसका मतलब यही है, ठीक है। सिस्टर नहीं, यहाँ पे क्या होगी, भतीजी, नीस, जो भी होगा वो लिख देना, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो कंसिडरेशन होता है वो प्रोमिजी भी दे सकता है या कोई और पर्सन, मतलब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी सूट कर सकते हैं और कोई और भी दे सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ये इस केस से क्लियर हो गया कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मे सू,
ये क्लियर हो गया चिन्नैया वर्सेस रमैया से कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सू, और यहां से भी, ठीक है। लेकिन क्या इंग्लिश लॉ में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी मेंशन कर लेना कि इंग्लिश लॉ में ये थियरी भी नहीं चलती है। जनरल रूल है कि जो पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट की, ए एंड बी ये पार्टी हैं, ये अगर प्रोमिजी है, जरूरी नहीं ये भी प्रोमिजी हो सकता है, तो कंसिडरेशन यही देगा, ठीक है। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये या ये सूट फाइल कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई और थर्ड पार्टी है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी पार्टी जिसने कंसिडरेशन दिया है, भले ही वो प्रोमिजी ना हो, मतलब वो थर्ड पार्टी हो उस कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी भी सूट फाइल कर सकती है। कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। भले ही वो उसकी उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ना हो, स्ट्रेंजर हो, बट उसने कंसिडरेशन दिया हो या उसे मिल रहा हो, दिया हो या मिल रहा हो, ठीक है, तो वो सूट फाइल कर सकती है। उसे कहते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। अगर जैसे ये होता है कि क्या कहते हैं ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी कहता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी डी को दे दो और मैं तुम्हें एन्युटी दूंगा, तो डी बी को कर सकती थी, बाद में अगर वो मना कर देती? नहीं, अब यहाँ आ जाएगा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये फादर और डॉटर के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, और फादर का जो भाई है उसके बीच में ये स्ट्रेंट कौन? नहीं, फादर और डॉटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन यहाँ सूट फाइल कौन कर रहा है? उसका ब्रदर। उसके ब्रदर के बीच में कंसिडरेशन नहीं, उसने कंसिडरेशन मूव नहीं किया, ब्रदर ने कोई कंसिडरेशन मूव नहीं किया, फादर ने कंसिडरेशन मूव किया, ठीक है। ब्रदर ने कंसिडरेशन मूव नहीं किया, फादर देते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन, अपनी प्रॉपर्टी उसको देते हैं बाय डीड ऑफ गिफ्ट। नहीं, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अभी हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अब एक वर्ड है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, आप नोट कर लो। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज होती हैं दो, कोई ऐसा पर्सन जो इस कॉन्ट्रैक्ट से जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो क्या वो इस पर सूट फाइल कर सकता है या उस पर सूट फाइल किया सकता है इसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? नहीं। यस, हाँ, क्यों? वो तो बाद में देखेंगे ना, अब उसमें भी नहीं करता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रुकिए, आप लोग आगे आगे मत भागिए। ऐसे जनरल रूल देखिए कि क्या अगर ए एंड बी जो पार्टीज हैं उनमें अगर कोई एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अगला बंदा उसको इन्फोर्स करवा सकता है। क्या कोई थर्ड पर्सन उसे इन्फोर्स करवा सकता है? नहीं करा सकता है ना। अपने हम जनरल प्रूडेंस से देखते हैं कि नहीं करा सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी मतलब होता है प्राइवेसी, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी बचाए रखना, कि दो ही पार्टीज हैं ए एंड बी, तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सूट फाइल करेगा, कोई तीसरा बंदा फाइल नहीं करेगा, ठीक है। ये है हमारा रूल, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, हाँ, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
टायर वाला आ गया आपका एग्जाम्पल, देख लीजिए। पहले उसके पहले एक ट्विडल वर्सेस एटकिंसन देख लेते हैं। पढ़िए। The general rule is that नहीं, ये ट्विडल वर्सेस एटकिंसन एग्जाम्पल पढ़िए। in the case the father of the boy and the father of the girl who was to be married to the boy agreed that each of them shall pay a sum of money to the boy, and the other marriage the After husband marriage. should have full power to sue for such sums. After the death of the both the contracting parties, the husband sued the executor of the wife father upon the above agreement, but the action was held not to be maintainable because the husband was not a party to the contract. ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में क्या हुआ था, ए और बी इनकी शादी होनी थी, ठीक है। ये था हस्बैंड, ये थी वाइफ। अग्रीमेंट होता है सी और डी के बीच में। ये जो है ये एच के फादर हैं और ये जो है ये वाइफ के फादर हैं कि ये लोग कुछ पैसे देंगे इनको जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती है, ऐसा कुछ टाइम होगा, ठीक है। इनको पैसा देंगे, हस्बैंड को पैसा देंगे। ये दोनों अग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों हर महीने इतने इतने रुपए हम लोग हस्बैंड को देंगे जिनकी शादी होनी है, ठीक है, उनको हम लोग पैसे देंगे। फिर क्या होता है, कुछ समय तक देते हैं, उसके बाद से देना बंद कर देते हैं। अब ये हस्बैंड को गुस्सा आता है, बोलता है नहीं मुझे पैसे चाहिए, आप लोग दीजिए, तो वो सूट फाइल कर देता है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए। तो यही है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी बनाई रखी जाए। और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनके बीच में, तो ये जो बंदा है ये इस कॉन्ट्रैक्ट को सूट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, आप दोनों जो आपस में एग्रीमेंट किए थे उसके लिए, तो ये नहीं करता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। अग्रीमेंट क्योंकि इनके बीच में हुआ था, सी और डी के बीच में हुआ था, तो उसको इन्फोर्स एच नहीं करा सकता है, भले ही उसे कोई अल्टीमेट बेनिफिट मिल रहा हो। ये है हमारा जनरल रूल, ठीक है। टायर वाला भी आपका आ गया, उसमें भी नहीं मिलता है। देखिए डनलप टायर कंपनी एंड वर्सेस सेल्फ्रीज लिमिटेड, पढ़िए। In this case, Smart supplied tires to a wholesaler Raj on the condition that any retailer to whom Raj resupplied the tire should promise Smart not to sell to the public below Smart's list price. Raj supplied the tire to Vikas. A sub-dealer Vikas sold 2 tires at less than the list price, and thereupon the Dunlop company sued him for breach of the contract, and Dunlop company could not claim the benefit of the contract as against Vikas, a sub-dealer. There was no privity of contract between the two. समझ में आया? मतलब खुद से पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये बार बार बोर्ड पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इसको 10 बार बना लो, लेकिन पेपर में आपके आएगा और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसको समझना। ये नहीं कि इसको कहानी की तरह पढ़ जाना और जो दिमाग में लग जाए उसको मार्क कर देना, नहीं, उसको समझना। और ये काम कर लेना, जब भी आप क्वेश्चन करना तो रफ अगर होगा तो उस पर, नहीं तो अपने दिमाग पे ए बी, ये समर्थ और विकास या जो भी है, एस वी ऐसे बना लेना, तब आपको समझ में आएगा। एक कहानी बना लेना, जैसे यहाँ पे बनती है ना कहानी, इस तरह से कहानी बना लेना। ऐसे लाइन से पढ़ोगे तो फिर शायद ज़्यादा समय लगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, कोई बता सकता है क्या हुआ था? समर्थ ने राज को टायर दिए थे और ये कहा था कि जब वो होलसेल में बेचेगा तो जो मेरी प्राइस लिस्ट है हाँ। उसी पे बेचना पड़ेगा। हाँ, समर्थ ने राज को दिए थे। अग्रीमेंट किसमें हुआ? समर्थ और राज। समर्थ और राज ने, कि ये जो मेरी प्राइस लिस्ट है इतनी है, जब भी आप किसी रिटेलर को दोगे तो इससे कम दाम में उससे कह देना कि वो नहीं बेचेगा, ठीक है।
इससे कम दाम में वो नहीं बेचेगा, ये मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है। ये देता है किसे? रिटेलर कौन रहता है? विकास। विकास ने जिसको भी दिया शॉप वाले को, उसमें से वो 2 टायर को इससे कम दाम में बेच दिया, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? इसको रोकने के लिए क्या इनकी कंपनी केस ला सकती है कि आप इससे कम दाम में नहीं बेचोगे? नहीं, ना इन पर लाया जा सकता है, ना ये कर सकते हैं। लिखा नहीं ना कि समर्थ कंपनी, वही कंपनी है, इसमें हर चीज नहीं लिखी रहेगी ना। मे नॉट सू और बी सूट, ना इन पर केस लाया जा सकता है, ना ये केस ला सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। कौन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है? विकास। समझ में आया? लेकिन जैसे हर जनरल रूल का एक्सेप्शन होता है, तो इसके भी एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो सूट फाइल कर सकते हैं उसके ब्रीच पे, या उन पर सूट लाया जा सकता है। जैसे कोई अगर ट्रस्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट हुआ, ट्रस्ट किसके किसके बीच क्रिएट होता है? ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ऑथर ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्टी, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। बेनिफिट मिलता है बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलता है। तो ये है ए, ये है बी, इनके बीच में ये है बी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ ट्रस्ट को लेकर के कि आप बेनिफिशियरी हैं सी को इतना इतना रुपए, आप जब ये माइनर है या जब मेजर हो जाएगा, जब भी इसको देंगे या इसका ये खर्चा उठाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जनरल रूल है, जैसा कि डनलप वाले केस में और ट्विडल वर्सेस एटकिंसन ने हम देखते हैं कि सी केस नहीं ला सकता है कि मुझे पैसे दो, हाँ बेनिफिशियरी है तो भी, लेकिन ये एक्सेप्शन है। तो जब भी ट्रस्ट का मैटर होगा तो उसका बेनिफिशियरी उस ट्रस्ट को इन्फोर्स कराने के लिए सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। ये हुआ एक्सेप्शन किसका? हाँ, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का तो कोई एक्सेप्शन नहीं था और उसमें केस ला सकते थे, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं ला सकते हैं, उसके एक्सेप्शन में लाएंगे। जनरल रूल है कि उसमें नहीं ला सकते हैं। तो इंडिया में ये रूल है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सू। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या दिक्कत है? हाँ, कांट सू बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सू। ये हमारा इंडिया में रूल है। ये तो है जनरल रूल, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। ब्रिटिश लॉ में क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू एज वेल एज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट सू। ब्रिटेन में दोनों लोग ही नहीं सूट फाइल कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो, ठीक है। लेकिन इंडिया में इनको छूट दी गई है, ये कर सकते हैं, और इनके लिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस में बस कर सकते हैं, एज जनरल रूल नहीं कर सकते हैं। ये जनरल रूल समझा? अब जनरल रूल के बाद एक्सेप्शन पे आ जाओ।
एक्सेप्शन नंबर 1 वही ट्रस्ट वाला, इसमें ए है, ये बी से एग्रीमेंट करता है कि ऐसा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है, तुम इसके ट्रस्टी हो, तुम इस प्रॉपर्टी को देख रेख करना। किसके लिए? जब सी अभी बच्चा है, जब ये मेजर हो जाएगा तो इसको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देना, और तब तक तुम इसका मेंटेनेंस वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ देखना, ठीक है। तो बी का काम रहता है इस प्रॉपर्टी वगैरह को देखना, सब कुछ करना, लेकिन सी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब सी 18 साल का होगा तब इसको प्रॉपर्टी मिलनी है। अभी इस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस एक्सेट्रा के लिए सी का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन बी क्या करता है, अपने काम में नेग्लिजेंस करता है, वो नहीं कुछ ध्यान से देखता है प्रॉपर्टी को, ऐसे ही छोड़ देता है, ठीक है। तो क्या इसके लिए सी सूट फाइल कर सकता है? हाँ, वो है तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो इसके लिए सूट फाइल कर सकता है कहाँ? एक्सेप्शन में। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है कि बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकता है, बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। समझ में आया? बताओ। क्या बोल रहे? और एक और एक्सेप्शन है कि किसी, हाँ, मैरिज सेटलमेंट में, मैरिज सेटलमेंट में किसके? किसी माइनर के। लेकिन अब तो ये रूल रहा नहीं, अब एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए? एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर बॉयज़ हिंदू मैरिज में, और सब में, मुस्लिम वगैरह में 15 ईयर, और सब में अलग अलग है। वो अब आगे फैमिली लॉ में देखें। आप लोग में है फैमिली लॉ? है फैमिली लॉ ही तो बोल रही। अच्छा ठीक है, हो गया? अच्छा ठीक है, अभी तो है ना समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैरिज सेटलमेंट में माइनर्स के यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। क्या हुआ? इसमें आप देखिए केस बी में लास्ट वाला पैरा जो है, 2 ही पैरा है, सेकंड वाला पैरा, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। पेज नंबर 13। एक्सेप्शंस में बी पैरा 2, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। It was held that where a lady sued her father-in-law to recover the arrears of allowance payable to her by him under an agreement between his and her father in consideration of her marriage। ये ट्विडल वर्सेस एटकिंसन जो आपने पढ़ा था उसी का एक्सेप्शन है ये, ठीक है, बट वो है इंग्लिश केस और यहाँ पे है ये इंडियन केस। अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? फादर इन लॉ और फादर के बीच में। ये किसके फादर थे? ये जो लड़की केस फाइल कर रही है, हाँ, हुसैनी बेगम जो भी एच के ये फादर थे। इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि ये दोनों लोग इसको एन्युटी देंगे या मेंटेनेंस देंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं। वेयर अ लेडी सूड हर फादर इन लॉ, ये सूट फाइल करती है अपने फादर इन लॉ पे। देखो कितनी चालाक है, अपने फादर पे नहीं करती है, फादर इन लॉ पे करती है। हाँ, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर अ लेडी सूड हर फादर इन लॉ टू रिकवर द एरियर्स ऑफ अलाउंस पेबल टू हर बाय हिम अंडर एन अग्रीमेंट बिटवीन हिज एंड हर फादर इन कंसिडरेशन ऑफ हर मैरिज। She could enforce the promise in her favor though she was a stranger to contract। लेकिन वो इन्फोर्स करा सकती है। क्यों? एक्सेप्शन है ये कि किसी भी माइनर के मैरिज सेटलमेंट के लिए अगर उनके फादर या फादर इन लॉ या किसी के बीच में भी अग्रीमेंट होता है तो भले ही ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसे इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में यूज होगा। समझ में आया? ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में हमने क्या देखा था? हस्बैंड ने सू किया था, हस्बैंड ने सू किया था, उनके फादर और
दोनों के फादर, हाँ दोनों के फादर। देखो हस्बैंड कितने लॉयल होते हैं, वो दोनों के फादर के ऊपर किए थे। ये देखो कि अच्छी थी, चालाक थी, ये जो भी थी, वो केवल अपने फादर इन लॉ पर करी। तो एज ए जनरल रूल हम देखें तो वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? दोनों के फादर्स के बीच में हुआ था कि हम इस लड़की को पैसे देंगे। वो लड़की माइनर है, 10 साल की है, 12 साल की है, जो भी, उसकी शादी 1910 का मामला है, शादी उसकी हो जाती है, तो हम इसे हर महीने इतना इतना रुपए देंगे। फिर वो नहीं देते हैं किसी कारणवश या नहीं देते हैं, तो वो अपने फादर इन लॉ पर सूट फाइल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कर सकती है, एक्सेप्शन है, क्योंकि जब भी किसी माइनर का मैरिज सेटलमेंट होता है तो वो भले ही स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये रूल लागू होगा? नहीं होगा। हाँ, चाइल्ड मैरिज बंद हो गई है। ऐसे केस आ जाएंगे तो आप ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम लगा दीजिएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। void हो जाएंगे ना फिर? हाँ, अब तो void हो जाएंगे अगर ऐसे केस में। अब ये नहीं तो आप ये फिर चले जाएंगे आप सेक्शन 5 हिंदू मैरिज में, और ये सेक्शन 11 में वॉइड हो जाएगा, पहली बात। उसके बाद सेक्शन 17 में फंसेगा, उसके बाद जो जो होता है वो देखा जाएगा, ठीक है। और यही है कि किसी भी फैमिली का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके पार्टीशन के लिए फीमेल मेंबर भी सूट फाइल कर सकती हैं, भले ही वो उसकी पार्ट हो या नहीं। लेकिन अब ये भी रूल चेंज हो चुका है। तीसरा एक्सेप्शन है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसका पार्टीशन हो रहा है। पहले रूल था कि डॉटर को इसमें हिस्सा नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। डॉक्टर अब को पार्टनरी हो गई हैं 2006 से। पहले ये था कि नहीं मिलता था, तो इनका कोई, डॉटर्स का कोई मतलब ही नहीं था इस पार्टीशन में सूट फाइल करने के लिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसके पार्टीशन के लिए किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी में पार्टीशन के लिए भले ही डॉटर उसकी पार्ट ना हो, वो सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। ये सब तो पहले नियम था, अब तो कर ही सकती है। मैम ये डॉटर के बिहाफ पे उसका बेटा कर सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ डॉटर करती है, ठीक है, उसके बिहाफ पे बेटा नहीं करेगा। तो वो डॉटर जिंदा ना रहे, उसका एक ही बेटा, उसका कोई ये तो पूरा फुल आप फैमिली लॉ में चले गए। नहीं, वो कर सकती नहीं कर सकता, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करता, मर गई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हिंदू लॉ में कर सकता है अब। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू लॉ में कर सकता है। अगर हिंदू लॉ सिलेबस में हो, सक्सेशन वगैरह हो, तब हिंदू लॉ में कर सकता है, क्योंकि फिर वो उसका बेटा उसकी अपनी माँ को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी फैमिली में खुद को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और चौथा एक्सेप्शन है असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनी कौन होते हैं पता है? बताओ बताओ, अगर कुछ पता हो तो बताओ। नहीं पता है? जिन्हें कोई असाइनमेंट मतलब एक तरह से ट्रांसफर, ठीक है, जिन्हें कोई राइट ट्रांसफर किया जाए। जैसे दो लोग, एक लोग है, एक ए है, वो बी से 10,000 रुपये उधार लिया है, इसको देना है, ठीक है। तो बी क्या करता है, सी को बोलता है कि मैं अपना राइट तुम्हें ट्रांसफर करता हूं, तुम ए से 10,000 रुपये ले लेना, ठीक है। तो ये असाइनमेंट हुआ। तो यहाँ पे जो सी है वो असाइनी है, तो वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए सूट फाइल कर सकता है। जैसे ए है, ये बी है, ए इन डेट है 10,000 रुपये बी के, ए ने पैसे लिए हैं बी से, ठीक है। तो ए हो गया डेटर, बी हो गया क्रेडिटर, ठीक है। फिर ए क्या करता है, सी को ये अपना राइट, ए नहीं बी, हाँ,
बी क्या करता है, सी को अपना राइट ट्रांसफर करता है, असाइन करता है, असाइन करता है। तो सी क्या हो गया, असाइनी, सी हो गया असाइनी, ठीक है। अब जैसे बी सूट फाइल कर सकता था, सेम अब सी भी सूट फाइल कर सकेगा, और ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भले ही ना हो, सी एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। क्लियर है? सेम एक और एक्सेप्शन, जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट किया जाता है तो जिसका इंटरेस्ट बनता है उस चार्ज पे, वो इंसान भी सूट फाइल कर सकता है। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक घर है, बड़ा सा घर है, उसके 4 भाई हैं, पार्टीशन हुआ सबका, चार्ज बना दिया अपनी माँ पे, ठीक है। माँ पे भार है इस प्रॉपर्टी का कि इसमें से हर महीने रेंट पे 2-2 हज़ार रुपये सब लोग माँ को देंगे, ठीक है। अग्रीमेंट तो इन 4 भाइयों में हुआ, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये हम माँ को देंगे। तो यहाँ जो माँ है वो भी सूट फाइल कर सकती है अगर इन्हें कोई बच्चा 2 हज़ार रुपये नहीं देता है तो, ठीक है। कोई नहीं। हाँ, अब एक अगला देखिए, हम 2D में देखेंगे, कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। टू डी में ऐसे वर्ड लिखे हैं, बेरक चूंकि आपके पास नहीं है, कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन मतलब कोई बता सकता है? जैसे ट्विटर का वो केस हम्म ट्विटर का जैसे हम्म आपको बोल दिया मैं पढ़ा रहा हूं, फिर 3 महीने बाद में आपको इतना किया। हाँ, आपने बोला मुझे पढ़ा दो, मैंने बोला ओके, और आपको पढ़ा दिया। 3 महीने तक आपको पढ़ाया, आपने कोई पैसा नहीं दिया। अंदर अंदर तो गुस्सा लग रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। 3 महीने बाद आपके फादर आते हैं, बोलते हैं ओके मैं ये आपको 3 महीने का फीस देता हूँ। तो यहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड है, पास्ट कंसिडरेशन है, वैलिड है। प्रेजेंट, प्रेजेंट का एग्जाम्पल कोई भी दे, उनको छोड़ के और कोई भी दे एग्जाम्पल। अभी के अभी फीस देंगे, अभी की अभी फीस दे दे, ठीक है। फ्यूचर, मेरा जैसे मैं बोलूँ मेरा सिलेक्शन होने दो उसके बाद मैं फीस दे दूँगा। हाँ बस फ्यूचर, ठीक है। सिलेक्शन होने दो उसके बाद फीस दूंगा, ये ज़्यादा सही है, तरीका भी सही है तुम्हारा। तो हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। और एक वर्ड है एडिक्वेसी। तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है। क्या दिक्कत है? हाँ, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है? नहीं, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक वर्ड आप नोट कर लो कि इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। बट हैव सम वैल्यू, एडिक्वेसी जरूरी नहीं है, बट हैव सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ। कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जब हम 2D पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड है समथिंग, समथिंग, ये समथिंग ही है कंसिडरेशन। समथिंग में एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, मनी, सर्विसेज, गुड्स, और ये कितना भी कम अमाउंट हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट, लेकिन इतना भी कम ना हो कि कोर्ट को लग जाए कि नहीं इसमें जरूर कुछ फ्रॉड हुआ है। जैसे अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 10,000 में बेच के चला जाए, तो ये एडिक्वेसी तो नहीं, चलो अब कहोगे एडिक्वेट नहीं है, चलो मान्य है, ठीक है, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट, कुछ गड़बड़ हुई होगी इसमें। लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर वो 50-60 लाख 50 लाख में बेच के चला जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है उसको ज़रूरत हो, वो जल्दीबाजी में बेच के चला गया, उसको कहीं और जाना हो, उसको US जाना हो, उसके पास टाइम ना हो, ठीक है, और पैसे की ज़रूरत हो तुरंत, तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है।
अब देखते हैं, हम देखे थे सेक्शन 25 में कि उसके एक्सेप्शन बताए थे। एक्सेप्शन पे आ जाओ। स्ट्रेंजर कंसिडरेशन में अगर किसी को गोद देते हैं वो राइट होगा। बोल देते हैं मतलब गोद अडॉप्ट करते हैं किसी बच्चे को। ये कंसिडरेशन कहाँ हुआ फिर? हाँ? कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है और वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, फिर बाद में वो दोनों नहीं करते तो वो बच्चा लाइफ मतलब सू कर सकते हैं। वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ तो कर सकते हैं। नहीं कर सकता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये किससे मैच कर रहा है? ट्विडल वर्सेस एटकिंसन से। बच्चा माइनर है तो माइनर के मैरिज सेटलमेंट के लिए ना। नहीं मैम, आपने बताया था अभी कि जैसे ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं कि सी को हम, सी माइनर है, इसका हम पैसे दिया करेंगे इसको, मतलब इसके लिए इसका वो करेंगे, बताया था आपने विषय। मैरिज सेटलमेंट के लिए, उनकी शादी के लिए, अगर मैरिज सेटलमेंट के लिए होगा तो वो एक्सेप्शन में वैलिड है। ठीक है, मैम जैसे मैं वो किसी के बच्चे को ये वो दिया क्या? किसी ने कोई अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद दिया, वो जो पेरेंट्स थे और वहाँ के जो अनाथ आश्रम उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनकी मेंटेनेंस आप करोगे, आपका ये बच्चा होगा, वो माइनर है, अगर नहीं करता है तो देन आफ्टर सी जो बच्चा है अगर ट्रस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, अगर ट्रस्ट क्रिएट हो गया तब यहाँ पर वो बच्चा कर सकता है। लेकिन अगर ट्रस्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो एज सच जनरल रूल में वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दी हुई है क्या? आप सब पूछ रहे हो अडॉप्शन वाली, पीछे दी हुई है क्या? प्रॉब्लम नहीं होता तो केस तो बन सकता है। हाँ, केस बन सकता है। नहीं नहीं, हमें लगे सब पूछ रहे हो लाइन से, तो कहीं ये प्रॉब्लम दी तो नहीं है। मेरा ये पॉइंट था कि ये केस को एक जो है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो एक्सेप्शंस है वो इसलिए फॉल करती है क्योंकि वो किसी के बेनिफिट के लिए। हाँ, बेनिफिट के लिए तो क्रिएट ये किया। जिसने क्वेश्चन करा कि वो भी तो एक बेनिफिट ही। हाँ, तो वही ना, अगर वो ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, जरूरी थोड़ी है मैम कि ट्रस्ट में नहीं जरूरी नहीं है फिर उसके बेनिफिट के लिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, वो भी तो बेनिफिट के लिए ही था। मैम अगर ट्रस्ट क्रिएट हो गया तो बच्चा सू नहीं कर सकता है, ट्रस्ट क्रिएट होगा तो ही कर सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो उसको बेनिफिट काम मिल रहा है तो वो कहीं का नहीं रहा। तो जरूरी नहीं है उसके फादर जब अग्रीमेंट करके ही दें तो ही होगा। आपके फादर या किसी के फादर जरूरी अग्रीमेंट करे हो तभी हम लोग पल पोस करके बड़े हुए। हाँ हाँ, हाँ बच्चा तो है, तो आप क्या प्रश्न कर रहे हो? उसने ले लिया अपने घर में ला के रख लिया है मैम। देखो, अडॉप्शन में क्या होता है ना कि अडॉप्शन में कंसिडरेशन पहली बात अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अगर कंसिडरेशन होता है तो अडॉप्शन ही वैलिड नहीं होता है। समझ रहे हो? क्योंकि हाँ पूछो। मैम ये जो आप केस बता रही हो उसमें तो जो मेन पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो थे ही नहीं। इसमें जो अभी इसने जो एग्जांपल दिया कि इसमें दोनों हैं, जो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो पार्टी स्टेबल वो एग्जिस्टेंस में है। बट इन ट्विडल केस में दोनों पार्टी कोई एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तब ने हस्बैंड ने उसको सू करा था उनके रिप्रेजेंटेटिव को। हाँ, तो हाँ। फिर वो तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ना ये क्या होता है कि जब अडॉप्शन में आप देखते हो तो अडॉप्शन में फर्स्टली कंसिडरेशन ही अलाउ नहीं होता है। अगर कंसिडरेशन पर होता है कि मैं इतना ये कंसिडरेशन रख के करते हैं, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट में देखोगे सेक्शन पता नहीं याद नहीं आ रहा, तो कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन पे किया हुआ अडॉप्शन ही वॉइड होता है। ठीक है, हाँ तब तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्रिएट हुआ ना। बैंक तो ट्रस्ट बना देंगे ना, उसको ट्रस्ट बेनिफिशियरी बना देंगे, लेकिन कंसिडरेशन अलाउड नहीं है अडॉप्शन के केस में। उसको बेनिफिशियरी बना देंगे, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो फिर आपको बोला था कि आप लिख करके भी दे सकते हो, ऐसे ही ठीक है मत बोल देना। जब नहीं डाउट हो रहा है अच्छी बात है, फिर उसको क्लियर करो, बार बार क्लियर करो। ऐसे ही हम लोग भी बोल देते थे ठीक है चलो आगे बढ़ो, लेकिन क्या फायदा, क्लास तो कितनी कम सी लग रही है, उसको क्लियर भी होते जाना चाहिए। कोई नहीं, अभी हो गया, इसलिए आपको बार बार ये फ्लो चार्ट और बार बार रिवीजन
कि कहीं अगर कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम क्लिक कर रही है तो उसे आप शेयर करो। आखिर किससे शेयर करोगे? हाँ, एक्सेप्शन चल नहीं रहा है।